मोस्ट ऑफ द केस में होता है, और ये मेल गैमेटोफाइट 3 सेल का बन जाएगा। जो आपने मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म पढ़ा है वो आपको पॉलन जर्मिनेशन के बाद मिल जाएगा। अब इम्पोर्टेंट ये है कि पॉलन ट्यूब को जाना है एग तक, तो सबसे पहले आता है कि पॉलन ट्यूब स्टाइल को कैसे क्रॉस करती है। सो सेकंड स्टेप की हम बात करें तो सेकंड स्टेप पे ये होने वाला है कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। सर ये ब्लर आ रहा है। जस्ट ए मिनट में भी कर ओ सर, सर क्लियर है। थ्रू स्टाइल, वैसे वो एडजस्ट हो जाएगा। तो स्टाइल से पॉलन ट्यूब कैसे ग्रो करेगी। स्टाइल सॉलिड होती है मोस्ट ऑफ द केस में। जब आप स्टाइल का अगर सेक्शन कट करके देखें तो स्टाइल सॉलिड है, यानी कि स्टाइल का जो टिश्यू है वो धीरे धीरे डिग्रेड होगा, है ना, डिसइंटीग्रेट होगा, वहां की सेल्स की डेथ होती जाएगी और वो जगह बनती चली जाएगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि, और जो सेल्स स्टाइल की डिग्रेड हुई हैं वो क्या रिलीज करती हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं। उन केमिकल्स की वजह से जो पॉलन ट्यूब है वो स्टाइल की तरफ ग्रो करती है। तो ग्रोथ कैसे होती है, दिस इज अंडर द स्टिमुलस, अंडर द केमिकल स्टिमुलस। वी कैन राइट हियर केमिकल स्टिमुलस। और ये केमिकल स्टिमुलस किस चीज का है, ऑफ। ये कौन सा स्टिमुलस होता है, चाहिए कैल्शियम, बोरॉन, और एक शुगर होती है उसे बोलते हैं आइनोसिटॉल। ये डबल एन होना चाहिए। ये शुगर है। तो ये केमिकल स्टिमुलस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बोरॉन चाहिए, और एक शुगर चाहिए, है ना, कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स रिलीज होगा, कहाँ से होगा, दिस इज बाय स्टाइलर टिश्यू। जो स्टाइल के टिश्यू है वो कैल्शियम, बोरॉन और शुगर को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब अट्रैक्ट होते हुए उस स्टिमुलस की तरफ ग्रो करती है ना? क्योंकि केमिकल्स की तरफ ग्रो करती है तो ये क्या कहलाएगा, इट्स ए कीमो ट्रॉपिक मूवमेंट। कीमो फॉर केमिकल, ट्रॉपिक मूवमेंट जैसे आपको फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक पढ़ाए थे, कि जहाँ पे जैसे पॉलन तो स्टिग्मा पे है, वो तो फिक्स है, वो कहीं नहीं जा रहा, केवल पॉलन की ट्यूब ग्रो करते हुए जा रही है। तो ऐसे मूवमेंट जहाँ पे पार्ट मूव नहीं करता, केवल उसका एक कर्वेचर होगा, जो जैसे पॉलन ट्यूब एक कर्वेचर के जैसा है जो आगे की तरफ जा रहा है, पॉलन कहीं नहीं जा रहा। ऐसे रूट के लिए भी आपने लिखा था फोटोट्रॉपिक, स्टेम के लिए लिखा था, है ना, और जियोट्रॉपिक वर्ड भी लिखा था हमने। तो ट्रॉपिक इज ए काइंड ऑफ मूवमेंट जहाँ पे कोई पार्ट या कोई कर्वेचर मूव करता है। अब क्योंकि ये पार्ट या कर्वेचर केमिकल्स की वजह से मूव कर रहा है, सो दैट्स वाई कीमोट्रॉपिक रिस्पॉन्स। पूछा जाता है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ कैसे होती है, तो इट्स ए कीमोट्रॉपिक रिस्पॉन्स, एंड दोज केमिकल्स आर कैल्शियम, बोरॉन और शुगर। तो ये आपको इसमें याद रखना है। यहीं पे एक एक्सपेरिमेंट, ट्वेल्थ में, अभी स्कूल तो बंद हो रखे हैं आपके, ट्वेल्थ की बायोलॉजी में एक एक्सपेरिमेंट है, उसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। वो इसी चीज को समझाने के लिए किया जाता है। ये आपका एक एक्सपेरिमेंट होगा, इसको बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। ये आप लेबोरेटरी मैनुअल्स में सीबीएसई के मिल जाएगा। इट्स एन एक्सपेरिमेंट टू शो pollen germination and growth of pollen tube। यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, बोरॉन की जगह बोरिक एसिड ले लिया जाता है, शुगर आप चीनी ले लीजिए। तो आपको शुगर का सोल्यूशन बनाना है जिसमें बोरॉन यानी बोरिक एसिड मिला दीजिए थोड़ा सा, और कैल्शियम का कोई भी सॉल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रेट
क्लोराइड जो मिलती है, क्योंकि पॉलन को ग्रो करने के लिए कैल्शियम, बोरॉन और शुगर, तीन चीजें चाहिए। और फिर उस सोल्यूशन की एक ड्रॉप आपको लेनी है और उसमें पॉलन डाल देने। 20 मिनट के बाद आपको पॉलन जर्मिनेट करते हुए, पॉलन ट्यूब ग्रो करते हुए दिखाई देगी। हैंगिंग वर्ड इसलिए आया क्योंकि वो वन ड्रॉप जो आपने ली है, सिंगल ड्रॉप रखनी है, वो एक 3D वॉल्यूम बन जाएगा, एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके अंदर आपको एक सिंगल वाटर की ड्रॉप के अंदर आपको पॉलन जर्मिनेट करता हुआ या पॉलन ट्यूब हैंग करते हुए दिखाई देगी। तो उसको आप केमिस्ट्री, इसमें बायोलॉजी की जो लेबोरेटरी मैनुअल वाला बुक होता है CBSE का, वहां पे आपको हैंगिंग ड्रॉप मेथड मिल जाएगा। तो ये याद कर सकते हैं कि हैंगिंग ड्रॉप मेथड आप पॉलन जर्मिनेशन को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हो गई कि भाई पॉलन ट्यूब बन गई, स्टाइल से ग्रो करते हुए जा रही है। अब स्टाइल से ग्रो करते करते मान लीजिए कहाँ पहुंचेगी, नीचे क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। तो अब पॉलन ट्यूब को ओव्यूल में एंट्री करना है। सो थर्ड स्टेप में क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम। तो उस मेगास्पोरेंजियम के अंदर पॉलन ट्यूब कैसे एंटर करेगी? इन मेजोरिटी ऑफ द केस मैंने आपको बताया कि माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से पॉलन ट्यूब एंटर करती है। तो पॉलन ट्यूब कहां से एंट्री करेगी? पहला केस हो सकता है इट इज थ्रू माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। अगर माइक्रोपाइल से एंटर करती है देन दिस इज कॉल्ड पोरोगैमी। इसको क्या बोलते हैं? पोरोगैमी बोलते हैं, और ये मोस्ट कॉमन है। मेजोरिटी ऑफ द केस में क्या होगा, पॉलन ट्यूब जब ओव्यूल के अंदर जाएगी तो कहां से जाएगी? माइक्रोपाइल से जाएगी। कुछ केस ऐसे भी हैं जहां माइक्रोपाइल के अलावा जो दूसरे पार्ट है वहां से भी जा सकती है, जैसे इट मे अकर थ्रू चलाजा। माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट जो पार्ट होता है वो चलाजा आपने बनाया, तो अगर चलाजा से जाएगी तो क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड चलाजोगैमी। जैसे एग्जाम्पल में एक प्लांट है कैज्यूराइना, या फिर तीसरा केस भी हो सकता है इट अकर्स थ्रू इंटेगुमेंट्स, कहीं बीच में से जा सकती है, या फ्यूनिकल, जो ओव्यूल की बॉडी थी फ्यूनिकुलस, वहां से जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसे मीजोगैमी कहते हैं, जैसा कुकर बिट्स में होता है। सो तीन पॉसिबिलिटी है। माइक्रोपाइल तो बनाया ही इसलिए गया कि पॉलन ट्यूब वहीं से एंटर करे, बट इन द अदर केस, इन सम केसेस आल्सो देयर आर चांसेस pollen tube will enter through chalaza or through integument or funicle। यहाँ से चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने ये वाला डायग्राम बनाया था विद पेज पे, आपको मैंने दिखाया था। तो ये पॉलन ट्यूब रेड लाइन है, ये इस ओव्यूल में एंटर करने वाली है। मेजोरिटी ऑफ द केस में तो माइक्रोपाइल से गया है, तो ये मान लीजिए माइक्रोपाइल से हो गया। ऐसा भी हो सकता था कि पॉलन ट्यूब सीधे सीधे यहाँ से एंटर कर जाए, ये चलाजा है, चलाजा की टिश्यू को डैमेज करके चला जाए। या ये भी हो सकता था कि ये बीच में इंटेगुमेंट है तो यहाँ से एंटर कर जाए, या इधर मैंने फ्यूनिकल बॉडी बनाया था तो ये पॉलन ट्यूब यहाँ से जाके बीच में से यहाँ से एंटर कर जाए। चांसेस सब जगह से हैं। माइक्रोपाइल से कॉमन है, चलाजा से भी हो सकता है, इंटेगुमेंट या फ्यूनिकल से भी हो सकता है। अब कहीं भी एंटर करने के बाद फाइनली कहाँ जाना है? इसे अंदर एम्ब्रियो सैक में, चौथे नंबर पे, जहाँ पे एग सिनर्जिड, एंटीपोडल और सेंट्रल सेल है, वहां जाना है फाइनली, क्योंकि एग को फर्टिलाइज करना है बाय द पॉलन, जो मेल गैमीट्स हैं वो। तो फाइनल इसका क्या है? फाइनल ये कि इसे एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना है। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे जाएगा उस पर बात करते हैं। फोर्थ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में जो चौथा इवेंट है, डी, दैट लास्ट इवेंट इज कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर, यानी एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल के अंदर बना है वहां कैसे जाएगा? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू
embryo sac. Embryo sac is female gametophyte. मीजोगैमी का एग्जाम्पल बेटा कैजियोराइना था। मीजोगैमी का कुकरबिट्स, चलाजोगैमी का कैजियो। ओके सर। अब ये कैसे होगा? अगर हम सिर्फ ओव्यूल बनाए और ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड बनाए, ये एम्ब्रियो सैक है। यहाँ पे एक सेंटर में सेल आएगा बड़ा सा, जिसको आप एग बोलते हैं। इसके नियर बाय दो सेल है जो आपने सिनर्जिड्स बोले। अगर ये माइक्रोपाइल है, यहाँ पे आप इंटेगुमेंट्स बनाते हैं, यहाँ पे सेंट्रल सेल, ऊपर 3 एंटीपोडल आते हैं। हमने सिर्फ एग और सिनर्जिड बनाए, एग और सिनर्जिड को मिला के क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोला जाता है। तो अगर आप इस एग और सिनर्जिड को देखोगे तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो सिनर्जिड का मैंने जैसे ये लाइन बनाया ना, सिनर्जिड में क्या होता है, कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये आड़ी तिरछी लाइन होती है, सीधी सीधी लाइन नहीं होती, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। ये इस तरीके से बने होते हैं। ये इसका साइटोप्लाज्म होगा सिनर्जिड का, ये सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज फिलीफॉर्म। फिली मीन्स फिंगर लाइक, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये सिनर्जिड का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ सिनर्जिड। कभी लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फिलीफॉर्म एपरेटस कोई अलग से स्ट्रक्चर है क्या? अलग से नहीं है। फिलीफॉर्म एपरेटस सिनर्जिड का ही पार्ट माना जाता है। सिनर्जिड का जो प्रोटोप्लाज्म होगा, उसके जो फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे एक सीधी लाइन बना दी, वैसे सीधी लाइन की जगह वेव लाइक आपने आड़ी तिरछी लाइन बना दी, तो इससे जो ये फिंगर लाइक रिजेस एंड फरोज बन गए, इनको बोल दिया जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस। तो बेसिकली जो पॉलन ट्यूब होती है वो क्या करेगी? पॉलन ट्यूब यही इस फिलीफॉर्म एपरेटस से क्रॉस करके जाएगी लाइक दिस। ये पॉलन ट्यूब है। चाहे इधर से बना लीजिए चाहे इधर से बना लीजिए, लेकिन ये हमेशा फिलीफॉर्म एपरेटस को क्रॉस करके ही जाती है। और फिर ये जो सेंट्रल सेल है, यहाँ पे ये दो मेल गैमीट रिलीज हो जाएगी। पॉलन ट्यूब बर्स्ट कर जाएगी और मेल गैमीट्स रिलीज हो जाएंगे। ये पॉलन ट्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है कि पॉलन ट्यूब चाहे माइक्रोपाइल से जाए, चाहे चलाजा से आए, चाहे इंटेगुमेंट या फ्यूनिकल से आए, किसी भी एम्ब्रियो सैक में जब पॉलन ट्यूब जाएगी तो हमेशा फिलीफॉर्म एपरेटस से होके ही जाएगी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, दिस इज ऑलवेज थ्रू filiform apparatus at micropylar end। ये माइक्रोपाइल की तरफ ही है। आपकी बुक में स्टेटमेंट लिखा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 3 जगह से एंट्री हो सकती है। माइक्रोपाइल से हो सकती है, चलाजा से हो सकती है, अभी हमने पढ़ा इंटेगुमेंट और फ्यूनिकल से हो सकती है। लेकिन जब कभी भी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक में जाने की बात आएगी तो वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही जाएगा। यानी चलाजा से अगर पॉलन ट्यूब आई तो भी माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचेगी, अगर इंटेगुमेंट या फ्यूनिकल से आई तो भी माइक्रोपाइलर एंड पे जाएगी, और अगर माइक्रोपाइल से है तब तो है उसी जगह पे जहां से उसे एंटर करना है। सो इसलिए बुक में है कि रिगार्डलेस द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, whenever pollen tube enters into the embryo sac, it is always through the filiform apparatus of synergid at micropylar end। ये important है।
इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये फिलीफॉर्म में सर इसको फर्टिलाइज, माइक्रोपाइलर एंड तक जाना है, इसीलिए मोस्ट कॉमन। बिकॉज एग इधर ही है ना, इसीलिए ये हमेशा यहीं आएगा, चाहे ऊपर से एंटर करे तो भी यहीं तक जाना है, चाहे साइड से आए तो भी यहीं जाना है, और अगर यहाँ माइक्रोपाइल था यहाँ से आएगा तो जाएगा ही यहाँ से। यस सर, वो नहीं सर, मैं वो पूछ रहा हूँ, वो पोरोगैमी जो बताया था वो मोस्ट कॉमन इसीलिए है ना, क्योंकि ये यहीं पे जाना है। हाँ, पोरोगैमी इसीलिए है क्योंकि वो माइक्रोपाइल से ही जा रहा है ना, जाना ही माइक्रोपाइल पे है, इसीलिए कॉमनली वही वही जगह बना दी गई कि माइक्रोपाइल को बनाया इसीलिए गया था कि पॉलन ट्यूब यहीं से जाए। बट कुछ केसेस ऐसे देखे गए कि भाई दूसरी जगह से भी जा सकती है, अब जाए कहीं से भी, लेकिन जब आएगी बात एम्ब्रियो सैक में जाने की तो फिर वो घूम फिर के यहीं लौट के आएगी। इसके बाद पॉलन ट्यूब की टिप बस्ट हो जाएगी, पॉलन ट्यूब बस्ट at its tip, releasing male gamete. मेल गैमीट्स को रिलीज कर दिएगा इनटू ये जो भी एम्ब्रियो सैक आपने लिखे, जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो डिजनरेट कर जाएगा। ट्यूब न्यूक्लियस आपको याद होगा जहां मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर बनाया था, वहां पे दो मेल गैमीट होते हैं पॉलन ट्यूब में और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है जिसको ट्यूब न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ट्यूब न्यूक्लियस डिजनरेट कर जाएगा, मेल गैमीट को रिलीज कर दिया, पॉलन ट्यूब की टिप बस्ट हो गई। अब इसके बाद सीधे सीधे फर्टिलाइजेशन होगी। तो बिफोर फर्टिलाइजेशन हमें दो चीजें पढ़नी थी, एक पॉलिनेशन और एक पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, तो वो दोनों टॉपिक आपने कंप्लीट करना। अब हम फर्टिलाइजेशन करेंगे, बोलो सर। जब पोलन ट्यूब की एंट्री चिलाजल पॉइंट से होगी तो सर फिर वो फिलीफॉर्म अपैरेटस में कैसे जाएगी? वो घूम के नीचे आएगी, जैसे ये फिगर बनाया था ना। अब इस फिगर में क्या होगा कि मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये मान लीजिए चलाजा से एंटर करे तो ये चलाजा हो गया। अब चलाजा से एंटर करने के बाद ये ऐसे मुड़ेगी और मुड़ने के बाद ये यहीं पहुंचेगी इस तरीके से। अगर ये यहीं आ रही थी तब तो इसे माइक्रोपाइल से जाना ही था। अगर ये बीच में आ रही थी तो भी वो यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद ये नीचे जाएगी और फिर यहाँ जाएगी। अगर ये फ्यूनिकल से आ रहा था तो भी ये यहाँ आएगी और यहाँ आने के बाद फिर ये नीचे जाएगी और ये फाइनल ऐसे ही पहुंचेगी वो। तो ओव्यूल के अंदर कहीं से भी जाए, चाहे पोरोगैमी हो ये, चाहे चलाजोगैमी हो ये, चाहे मीजोगैमी हो ये दोनों, लेकिन जब कभी भी अंदर एम्ब्रियो सैक में जाने की बात आएगी तो वो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड से ही जाता है। ये था रीजन। अब आगे ठीक है। अब नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो चैप्टर में बल्क हेडिंग्स की हम बात कर रहे थे उसमें 5th नंबर पे पहला था मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दूसरा फीमेल का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तीसरा पॉलिनेशन, चौथा पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन, नाउ 5th वन इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आप सब जानते ही हैं, एक मेल गैमीट है एंड ये फीमेल गैमीट यानी एग से फ्यूज करेगा एंड बनेगा क्या आपका जाइगोट 2n। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी। एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये क्या बन गया हमारा, फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में आपने प्लांट किंगडम जब पढ़ा होगा तो सबने पढ़ाया होगा कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो एक मेल गैमीट तो इस एग से फ्यूज करेगा और जाइगोट बन गया। दूसरे मेल गैमीट को क्या होगा, अगर जो दूसरा है सेकंड मेल गैमीट, ये एन है, ये फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से जो सेंटर में अलग अलग है, N+N।
और यहां बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये 3 न्यूक्लियस फ्यूज किए हैं तो ये कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन। ये 3N हो गया। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो इसलिए ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। दोनों को मिला दोगे तो डबल फर्टिलाइजेशन, जो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। और अगर सिर्फ पहला वाला है तो जिम्नो में भी होगा, एंजियो में भी होगा, लेकिन दूसरा वाला जो है वो केवल एंजियोस्पर्म में। दूसरे वाले में 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, एक इसका 2 इसके, इसलिए ये ट्रिपल फ्यूजन है। तो फिर जिम्नोस्पर्म होंगे, उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बनेगा? उसमें बिना फ्यूजन के बनता है ना, उसमें ऐसे नहीं बनता। और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो मोस्ट ऑफ द केस में ट्रिप्लॉइड होता है। यस सर। ठीक है, टर्न करूं? यस सर। सो अगर हम दोनों इवेंट्स को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये पॉइंट्स में लिख लीजिए, डबल फर्टिलाइजेशन। दिस इज यूनिक टू एंजियोस्पर्म। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन ये एंजियोस्पर्म में होते हैं। किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर्ड बाय नवाशिन, ये साइंटिस्ट का नाम। इन लिलियम, लिली जो होती है, एंड फ्रिटिलेरिया, इन दोनों की फैमिली लिलिएसी है। लिलिएसी फैमिली के अंदर जो प्लांट है लिलियम और फ्रिटिलेरिया, उनमें नवाशिन ने डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया। पूछा गया था, याद कर लीजिए। इसी से रिलेटेड कुछ चीजें आपने 11th में पढ़ी होंगी, अगर आई होप सो। प्लांट किंगडम सर ने पढ़ाया था आपको। प्लांट किंगडम में जब आप पढ़ते हैं कि एल्गी ब्रायोटेरिडो, हालांकि उसका रेफरेंस यहाँ आना नहीं चाहिए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का पढ़, बट फिर भी स्टिल दैट आपने एल्गी ब्रायोटेरिडो में पढ़ा है कि मेल गैमीट मोटाइल होते हैं। एल्गी में भी मोटाइल पढ़े हैं आपने, ब्रायोटेरिडो में भी एंथ्रोजॉइड फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो वो मोटाइल होते हैं। जैसे मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि जब मेल गैमीट मोटाइल होते हैं तो वो वाटर में ट्रेवल करके अपने आप चले जाते हैं। क्योंकि मेल गैमीट मोटाइल है और लोकोमोशन एनिमल करेक्टर है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? जुआइडोगैमी बोलते हैं। जुआ मीन्स एनिमल होता है, गैमस का मतलब मैरिज होता है। तो जैसे एनिमल्स में फ्यूजन होता है वैसा अगर होता है प्लांट के अंदर तो जुआइडोगैमी कहलाता है। लेकिन जिम्नो और एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि मेल गैमीट मोटाइल नहीं होते। हमने इस चैप्टर में देखा ही कि मेल गैमीट मोटाइल नहीं है। अब जब मेल गैमीट मोटाइल नहीं है तो कैसे पहुंचेंगे? फिर उसके लिए नेचर ने पॉलिनेशन का इंतजाम किया कि पॉलन ट्यूब जो है वो दोनों मेल गैमीट को लेके जाएगी एग तक, एंड देन फर्टिलाइजेशन होगा। खुद नहीं जा सकते तो कोई लेके जा रहा है। क्योंकि पॉलन ट्यूब लेके जा रही है मेल गैमीट को, तो ट्यूब का मतलब होता है साइफन, है ना? साइफन हालांकि हाथी की सूंड को भी बोलते हैं, बट इट्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ट्यूब की वजह से मैरिज यानी फ्यूजन हो रहा है, तो नाम आ जाता है साइफोनोगैमी। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में वर्ड क्या यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए? साइफोनोगैमी, बिकॉज मेल गैमीट्स आर कैरीड बाय पॉलन ट्यूब। और अगर हम एल्गी ब्रायोटेरिडो की बात करते तो वहां क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता, वहां जुआइडोगैमी होता, बिकॉज मेल गैमीट मोटाइल है और वो खुद चले जाएंगे, उन्हें कोई लेके नहीं जाए। तो ये दोनों टर्म्स याद दिलाने के हिसाब से मैंने बताए, यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा। एक वर्ड होता है जुआइडोगैमी, जिसका मतलब होता है मेल गैमीट्स आर मोटाइल।
तो ये खुद ही चले जाएंगे। या एल्गी ब्रायोटेरिडो एनिमल्स में पढ़ते हो। हमारा रेफरेंस क्या है, जिम्नो एनजीओ का, वहां वर्ड क्या यूज किया जाता है, साइफोनोगैमी, जहाँ पे मेल गैमीट्स आर कैरिड बाय पॉलन ट्यूब। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, आर कैरिड बाय पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब जब मेल गैमीट को लेके जाएगी तो वर्ड यूज करते हैं साइफोनोगैमी। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स याद रखिए। क्लियर। तो ये फर्टिलाइजेशन की बात हो गई। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जैसे हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, एक तो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, और जो ओव्यूल था वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज हो जाएगा। मॉर्फो में भी पढ़ाया था आपको। जो ओवरी होती है वो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स में चेंज हो जाती है। तो एक तो हमें ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ना है, एम्ब्रियोजेनेसिस, और एक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट भी पढ़ना है, बिकॉज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया और ये एंडोस्पर्म आगे जाके बनाएगा। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले बनता है, बिकॉज एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव होता है और उसका काम है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। दोनों साथ साथ हुए, डबल फर्टिलाइजेशन एक साथ हो गया, लेकिन फिर भी एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो प्रीसीड्स द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना। एंडोस्पर्म पहले बनेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बाद में होगा, आगे पीछे होते हैं। सो दैट कि जैसे जैसे एंडोस्पर्म बनता जाए वैसे वैसे एम्ब्रियो उसको कंज्यूम करता जाए। तो अब हमें दोनों चीजें पढ़नी है, पहले एंडोस्पर्म पढ़ेंगे फिर एम्ब्रियो पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग 6 नंबर पे, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की बात करते हैं। एंडोस्पर्म होता क्या है, एंडोस्पर्म को अगर हम ये कहें कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है तो हर जगह जरूरी हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि सब जगह एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड ही होगा, अलग अलग केस में अलग अलग पॉसिबिलिटी है। एंडोस्पर्म को अगर हम ये कहें कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है तो जिम्नोस्पर्म में तो फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है। द कॉमन थिंग इज कि एंडोस्पर्म हमेशा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू कहलाता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो अगर एंडोस्पर्म को हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे, सो एंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू that provides nutrition to developing embryo। जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना एंडोस्पर्म का काम है। फंक्शन भी कह लीजिए और डेफिनेशन भी इसी बेस पे दी जाती है। अब जिम्नो में दो ही जगह बनता है एंडोस्पर्म, टेरिडोफाइट में बनता नहीं, एल्गी ब्रायो का कोई कंसर्न ही नहीं है, केवल जिम्नो और एंजियो। तो जिम्नोस्पर्म में बनता है फर्टिलाइजेशन से पहले, और एंजियोस्पर्म में अभी आपने देखा डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रिपल फ्यूजन के बाद। सो एंडोस्पर्म को अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट हो सकता है, प्री फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, एज इन जिम्नोस्पर्म, या फिर ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन हो सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, जैसा अभी आपने देखा। और ये कहाँ है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद और जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले है। तो ये चीजें भी काम की है, दोनों ही 8 के क्वेश्चन है कि जिम्नोस्पर्म में प्री फर्टिलाइजेशन है, एंजियोस्पर्म में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
क्लियर? यस सर। बात आती है कि एंडोस्पर्म का पोलाइडी लेवल, क्योंकि नॉर्मली हम यही समझते हैं कि एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन के बाद बना तो 3n ही आएगा। लेकिन यहाँ नोटिस करने की चीज ये है कि ट्रिपल फ्यूजन में जो पोलर न्यूक्लियाई यहाँ आपने n+n लिखे हुए हैं, जिनसे दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करके एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा और वहां से एंडोस्पर्म बनेगा। ये पोलर न्यूक्लियाई जो n+n लिखे, ये भी तो तभी बने ना जब आप बैक टू मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट पे जाओगे, जो पिछली क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट, पॉलीगोनम टाइप ऑफ डेवलपमेंट, जो 80% एंजियोस्पर्म के केस में है। यानी कि बाकी एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट कुछ और होगा, तो सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई आएंगे वो कुछ और आएंगे, और उनसे फिर जब मेल गैमीट बनेगा तो कुछ और टाइप का एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो एंडोस्पर्म हमेशा ट्रिप्लॉइड नहीं होता है। इसका जो पोलाइडी लेवल है, जो इसमें क्रोमोसोम का लेवल है, क्रोमोसोम का जो नंबर है, वो वेरिएबल होता है। ये ठीक है कि मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, और जिम्नो में क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले बन गया तो वहां पे हैप्लॉइड होता है। तो ये दोनों बातें हम देखते हैं, पोलाइडी लेवल एंजियोस्पर्म का क्या है, फिर उसकी केमिस्ट्री पे बात करेंगे, और फॉर्मिंग डेवलपमेंट एंडोस्पर्म पे कैसे होता है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा पोलाइडी लेवल। पोलाइडी लेवल का मतलब होता है क्रोमोसोम का नंबर। तो पोलाइडी लेवल में एंडोस्पर्म कैसा हो सकता है? दिस इज हैप्लॉइड, ये मिलेगा आपको जिम्नोस्पर्म में, या ट्रिप्लॉइड, ये आपको मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में, ये दोनों तो कॉमन हो ही गए। ठीक, इसके अलावा एक्सेप्शनल केस में अगर बात किया जाए तो डिप्लॉइड भी हो सकता है। डिप्लॉइड आपको मिलेगा, एक प्लांट है ऑइनोथेरा, एंजियोस्पर्म में, इसमें मिल जाएगा, या इवन पॉलीपोलाइड भी हो सकता है, थीसियम में। पूछे नहीं जाते, लेकिन इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये याद रहे कि ट्रिप्लॉइड हमेशा नहीं होता, ट्रिप्लॉइड के अलावा भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये दोनों नाम आपको लिख के दिए। ये दोनों तो वेल नोन क्वेश्चंस हैं, दोनों ही नीट में आ चुके हैं कि जिम्नो का एंडोस्पर्म कैसा होता है और एनजीओ का कैसा होता है, इन टर्म्स ऑफ पोलाइडी लेवल, एंड इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन वो आप लिख ही चुके हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सर ऑइनोथेरा एंड थीसियम जो होता है ये एंजियोस्पर्म है क्या दोनों? हाँ, ऑइनोथेरा एंजियोस्पर्म है, थीसियम भी एंजियोस्पर्म है, सब एंजियोस्पर्म। जिम्नो में तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जिम्नो में तो हैप्लॉइड ही होता सर डिप्लॉयड में क्या एग्जांपल लिखा आपने? है। ऑइनोथेरा, OENOTHER, ऑइनो। सर हाँ, सर ये एंडोस्पर्म डिप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड कैसे बन गया? इसके लिए फिर आपको फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, जो आपके सिलेबस में नहीं है। जब आपको मैंने फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ाया था तब यही तो बताया था कि केवल मोनोस्पोरिक आपके सिलेबस में है, एक बाइस्पोरिक भी होता है, एक टेट्रास्पोरिक भी होता है। तो जब उनके एम्ब्रियो सैक अलग बनेंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन के बाद उनके एंडोस्पर्म भी अलग बनेंगे। तो आपके सिलेबस में नहीं है कि इनका डेवलपमेंट कैसे होगा। हमारे लिए जो सिलेबस है वो यही, हैप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। यस सर, ठीक है। ठीक है, तो ये पोलाइडी लेवल की बात हो गई। अब बात आती है कि एंडोस्पर्म का केमिकल नेचर क्या है। अगर एंडोस्पर्म न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो न्यूट्रिशन का मतलब ये हुआ कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ऑयल भी होता है, और भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो उस बेसिस पे अगर हम एंडोस्पर्म को देखें तो कहाँ कौन सा प्रेजेंट है इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर। केमिकल नेचर क्या है? केमिकल नेचर में ये आप मुझे बता सकते हो अगर आपको याद है, 11th का मार्को में पढ़ाया था मैंने। स्टार्च का एंडोस्पर्म होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म, बताओ एग्जाम्पल। प्रोटीन का भी होता है, प्रोटीनेशियस, ऑयली,
बताओ, ये तो तीनों पढ़ेगा। स्टार्ची का बीट आ जाएगा। स्टार्ची में बीट, वीट। गेहूं। और बताओ कोई जो डायग्राम एनसीईआरटी का है पहले वो बोलना चाहिए। वीट तो चलो लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एनसीईआरटी का एग्जैक्ट फिगर है मॉर्फोलॉजी में, मेज मेज मोनोकॉट के सीड का डायग्राम बना है एनसीईआरटी में, वहां देखोगे तो स्टार्ची एंडोस्पर्म है, मैंने बना के लिखा भी था। मेज हो गया, वीट हो गया, है ना। प्रोटीनेशियस में क्या आएगा? प्रोटीनेशियस में याद हो तो उसी डायग्राम में जो आपने एलेरॉन लेयर बनाया था मोनोकॉट के सीड में, बाहर जो लेयर होती है वो एलेरॉन लेयर कहलाती है। एलेरॉन लेयर में जो सेल्स होती है वो एंडोस्पर्म की होती है। एंड एलेरॉन इज ऑलवेज प्रोटीनेशियस, चाहे अंदर स्टार्च हो या प्रोटीन हो, बाहर वाला हमेशा प्रोटीन ही होगा। गेहूं में भी, वीट में भी जो बाहर वाली डार्क ब्राउन कलर की जो लेयर है वो प्रोटीन की है, उसके अंदर जो आटा निकल रहा है वो स्टार्च है। ऐसे मेज में जो डार्क येलो कलर की लाइन है वो प्रोटीन है और उसके अंदर जो है वो स्टार्च है ना। तो प्रोटीनेशियस के एग्जाम्पल में हमेशा एलुरॉन, एलुरॉन लेयर आपको मैंने मोनोकॉट के सीड के डायग्राम में 11th में पढ़ाई है, यहाँ भी आगे चैप्टर में दिया हुआ है। तो एलुरॉन लेयर हमेशा प्रोटीन की होती है। ऑयली एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल बोलो। ऑयली का कैस्टर, कैस्टर में ऑयली एंडोस्पर्म होता है। इवन क्लोरोफिल का भी एंडोस्पर्म होता है, क्लोरोफिलस। पूछा नहीं गया, बस ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसमें रेडिश लिख सकते हो। सर हाँ, सर ऑयली वाले में मस्टर्ड भी आ सकता है? मस्टर्ड में जो है वो एक्चुअली क्या है कि मस्टर्ड में भी एंडोस्पर्म ऑयली लिख सकते हो, लेकिन मस्टर्ड में जो मेन ऑयल है वो उसके कॉटिलिडन से निकल। ओके सर। स्टार्च में जैसे मेज का डायग्राम बनाया था तो मेज में कॉटिलिडन नीचे था और ऊपर स्टार्ची एंडोस्पर्म था, है ना, मेज के डायग्राम में, तो वहां पे क्लियरली दिखाई देता है। ऐसे कैस्टर में भी जो ऑयल है वो, जो एंडोस्पर्म है वो ऑयली होता है। और प्रोटीन किसी भी एलोरॉन लेयर को आप ले सकते हो, किसी भी ग्रास में ग्रेन अनाज जो होते हैं उनमें जो भी ऑयली लेयर है वो प्रोटीन की ही होती है, जो भी एलोरॉन लेयर है वो प्रोटीन की ही होती है। तो इन टर्म्स ऑफ केमिकल नेचर भी आप इस चीज को देख सकते हैं। फिर और टर्म्स भी आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको डेवलपमेंट समझाता हूँ, फिर हम बाद में देखेंगे कि और एंडोस्पर्म में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आप इसके आगे अपने पेपर में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। सर एक बार पिछले पेपर पे हम्म हो गया सर। इसके आगे क्या स्पेस छोड़ना है? इसके आगे डेवलपमेंट पढ़ेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे और क्या क्या है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। अब इसको देखिए, डेवलपमेंट में जो हमारे पास है, लाइक मैं ऐसे बनाता हूँ, ये डायग्राम है, ये एम्ब्रियो सैक है, जहाँ पे एग था वहां पे फर्टिलाइजेशन होके अब क्या बन गया, यह जाइगोट, है ना। और जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनेगा, तो इस चीज को तो मैं छेड़ना नहीं है, यहाँ जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। यहाँ जो अभी तक पोलर न्यूक्लियाई थे, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास क्या बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये ट्रिप्लॉइड है और इसी से एंडोस्पर्म बनने वाला। और जो सेंटर में सेल होती है वो क्या कहलाती है, सेंट्रल सेल। आपने एम्ब्रियो सैक में लिखा हुआ है। सेंट्रल सेल और PEN को मिला के बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, PEC। और ये भी 3N हो गई, ट्रिप्लॉइड हो। तो बेसिकली हमें PEN या PEC लेना है। अगर PEC ले रहे हैं तो आप मान लीजिए कि हमने सेंट्रल सेल को इंक्लूड कर लिया। अगर PEN लिखा हुआ है तो आप मान लीजिए कि हमने सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में देखा, सेल में साइटोप्लाज्म को छोड़। जहां तक जाइगोट से एम्ब्रियोनिक बात है,
वो बनेगा तो यही, लेकिन हम दोनों एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, हम एक एक करके ही पढ़ेंगे, पहले एंडोस्पर्म बाद में एम्ब्रियो। लेकिन डेवलपमेंट मैंने बताया कि यहाँ पे एंडोस्पर्म डेवलप होता रहेगा, उसके पीछे पीछे यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होता रहेगा। तो अभी हम केवल पीईएन से पढ़ते हैं। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो तीन अलग अलग टाइप का होता है। कौन कौन से हैं? एक केस ये है, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। मैं आपको तीन पैरेलल लाइंस में समझाता हूँ। पहला, फर्स्ट लिख रहा हूँ, बाकी डिस्क्रिप्शन बाद में देख लेंगे। जो पहला टाइप है उसमें क्या होता है, जो ये पीईएन है, प्राइमरी एंड, अब तो यहाँ पे कुछ और है ही नहीं ना, एंटीपोडल डीजनरेट हो गए, सिनर्जिक डीजनरेट हो गए, केवल दो ही चीजें बची। एक से बनना है एंडोस्पर्म, एक से बनना है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो वाला फिलहाल छोड़ दीजिए, तो केवल हमारे पास एक ही न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। वैसे ही जैसा आपने मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ डेवलपमेंट में पढ़ा था, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जहां पे केवल कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे मैनी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, एफएनडी, है ना। एफएनडी मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब मैं जाइगोट नहीं बना रहा हूँ, वो बाद में देखेंगे, है ना। बनना तो यहीं पे है, लेकिन हमारा काम अभी एंडोस्पर्म का पढ़ना है, एम्ब्रियो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। क्या हुआ कि जो ये पीईएन था, इसने फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से डिवाइड करना शुरू किया। तो एक से दो न्यूक्लियाई, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64, 128, ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए। अब इसके बाद क्या होगा, सेल वॉल बनेगी, मतलब ये न्यूक्लियस के ऊपर सेल्स बनना शुरू होंगे। जब सेल वॉल बनेंगी तो सेल वॉल बनने में ये इंपॉर्टेंट है कि पहले बाहर वाली सेल्स बनेंगी, फिर अंदर वाली बनेंगी। तो यहाँ पे अब क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। और सेल वॉल फॉर्मेशन कैसा है, सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल का मतलब क्या है, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर, है ना, आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो जब सेंट्रीपीटल वॉल फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, पहले बाहर सेल्स बनेंगी लाइक दिस, फिर इसके अंदर सेल्स बनेंगी, और फिर मान लेते हैं कि अभी सेल और बन जाएंगी, मतलब बाहर से अंदर की तरफ बनेंगी। तो सेंट्रीपीटल वॉल फॉर्मेशन होगा इस तरीके से। और फिर फाइनली यहाँ पे एक मैच्योर आपका जो है वो एंडोस्पर्म, जब सारी सेल्स बन जाएंगी तो यहाँ पे मैच्योर एंडोस्पर्म आ जाएगा, जो पूरा सेल्स वाला है ऐसे। दिस इज मैच्योर एंडोस्पर्म। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले न्यूक्लियस बनेंगे, फिर सेल्स बनेंगी। पहले न्यूक्लियस बने बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद सेल बनी, सेल पहले बाहर बनेंगी फिर अंदर बनेंगी, फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड सेंटर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। सो वॉल फॉर्मेशन इज सेंट्रीपिटल। और फाइनली एक मैच्योर स्टेज आ जाएगी जिसमें सारी सेल्स बन चुकी है। इस टाइप के डेवलपमेंट को, जिसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, ये कहलाता है न्यूक्लियर टाइप ऑफ डेवलपमेंट। न्यूक्लियर का मतलब क्योंकि न्यूक्लियस पहले बने, फर्स्ट वाला क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर। यहां लिख दे रहा हूं, फर्स्ट क्या था, न्यूक्लियर टाइप। ठीक, एग्जाम्पल में आपको मिलेंगे, ये मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है। मोनोकॉट्स में आपकी बुक में एग्जाम्पल कोकोनट दिया हुआ है, कोकोनट के अंदर आपको यही मिल जाएगा। मेज भी मोनोकॉट है, उसमें भी यही मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट के अंदर न्यूक्लियर टाइप का डेवलपमेंट। ठीक, दूसरा टाइप क्या है, दूसरे टाइप में ये पूरी पीईसी है और ये प्रॉपर डिवाइड करेगी माइटोसिस से। सेकंड टाइप, तो यहाँ पे क्या होगा, एक से दो सेल बन गई, फिर माइटोसिस होगी तो क्या होगा, दो से चार सेल बन गई, कैसे भी बना लीजिए। फिर माइटोसिस हुई तो क्या हुआ, यहाँ से चार से आठ बन गई लाइक दिस, और फिर यहाँ से यहाँ आ गई। मतलब प्रॉपर सेल जैसे माइटोसिस होती है वैसे ही हुआ, एक से दो सेल, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, पूरी पूरी सेल। कैरियोकाइनेसिस भी हो रही है, साइटोकाइनेसिस भी साथ साथ हो रही है। इसीलिए दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है सेलुलर टाइप, क्योंकि यहाँ सेल शुरू से बन रहे हैं।
ये मोस्टली डाइकॉट्स में। तो एक न्यूक्लियर टाइप है जो कोकोनट आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है, एक डाइकॉट में है। दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि न्यूक्लियर टाइप में पहले एक साथ न्यूक्लियस बनेंगे, फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस होगी फ्रॉम पेरिफेरी टुवर्ड्स सेंटर। और अगर सेलुलर टाइप है तो शुरू से कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस साथ साथ होती चली जाए। इतना ही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस। ठीक। फिर तीसरा केस आएगा। तीसरा इन दोनों का मिक्स है। दोनों का मिक्स कैसे हुआ? दोनों का मिक्स ऐसे हुआ कि जो ये पूरी एक सेल थी, पहले तो क्या होगा, इसमें एक डिवीजन होगा। फर्स्ट माइटोसिस है। माइटोसिस होने के बाद दो सेल बनेंगी, लेकिन एक सेल छोटी बनती है और एक बड़ी बनती है। अब मान लीजिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे है तो जाइगोट था माइक्रोपाइलर एंड पे, तो जो बड़ी वाली सेल है वो कहाँ बनेगी? माइक्रोपाइलर एंड पे। और जो छोटी वाली है वो कहाँ जाएगी? चलाजल एंड पे। अगर ये माइक्रोपाइल है तो ये चलाजा ही होगा ना। मैंने आपको शुरू में बोला कि चैप्टर के एंड तक जहां भी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं वहां पे ये बार बार आएगा कि माइक्रोपाइल पे क्या हो रहा है, चलाजा पे क्या हो रहा है। तो अगर ये एक सेल है पूरी, तो इसको आपने दो में डिवाइड किया, तो नीचे वाली सेल यहाँ माइक्रोपाइल है, जाइगोट माइक्रोपाइल एंड पे ही बनेगा, एग से बनेगा, एग माइक्रोपाइलर एंड पे ही होता है। तो ये माइक्रोपाइलर हो गई लार्ज वाली, और बड़ी वाली जो है वो चलाजल हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्मॉलर सेल है छोटी, और एक लार्जर सेल है। ऐसे होगा। तो ये तो हो गया सेलुलर, क्योंकि सेल डिवीजन हो गया, जैसे यहाँ हुआ वैसे यहाँ भी हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जो लार्जर सेल है वो तो ऐसे डिवाइड करेगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन और ये। और जो स्मॉलर सेल है वो ऐसे ही डिवाइड करेगी और ये। तो अब क्या होगा? अब केवल फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होंगे ओनली इन लार्जर सेल, बड़ी वाली सेल। फिर इसके बाद वही सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन। ये स्मॉल वाले में तो नहीं हो रहे? वो डेवलपमेंट है बेटा। अब जिस सेल में जितनी जगह थी उतना दे दिया गया। ऐसे ये स्मॉलर ऐसे ही रहेगी, और यहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई बन गए, और फिर सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद फाइनली यही स्टेज है। सेल्स यहाँ भी बनेगी, लेकिन ऊपर वाला सेलुलर डिवाइड करेगा, नीचे वाला न्यूक्लियर डिवाइड करेगा। तो ये दोनों के मिक्स टाइप का हो गया। इसीलिए मैंने एक ही पेज पे आपको समझाने के हिसाब से बताया। डिस्क्राइब करने के हिसाब से आपकी बुक में केवल न्यूक्लियर वाला दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। अगर थ्योरी में आता है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट सीबीएसई में अगर आ जाए तो केवल न्यूक्लियर वाला ही पूछा जाएगा, तो आप ये बस साइड वाला ही बना के दिखाओगे और कुछ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप। तीसरा वाला क्या कहलाता है? तीसरा वाला कहलाता है हीलोबियल। हीलोबियल एक मिक्स टाइप का डेवलपमेंट है। थर्ड वन इज कॉल्ड हीलोबियल। ये कुछ प्लांट है मोनोकॉट्स में, फ्यू मोनोकॉट्स, जैसे वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया अभी जिसमें आपने वाटर पॉलिनेशन पढ़ा, तो वेलिसनेरिया में हीलोबियल टाइप का डेवलपमेंट। सो डेवलपमेंटल बेस पे भी एंडोस्पर्म थ्री टाइप। क्लियर? यस सर। अब कुछ चीजें और हैं जो पूछ ली जाती हैं, उन पे बात करते हैं। एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ ऊपर क्वेश्चन हैं। हाँ, सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। ऐसे ऐसे
नहीं सर, पहले वाला और सरल थोड़ा होता। यस सर, बस मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको शाम तक, रात तक, जैसे भी हो। और फिर टैली कर लीजिए। हो गया। सर आज ही भेजोगे सर? हाँ भेज दूंगा। आप क्या, आप तो आजकल तो घर में ही रहना होता है, घर से ही क्लासेस होती है, घर में तो कोई दिक्कत ही नहीं, जाने आने में पता सर नहीं। जल्दी भेजना, जरा लिखने में भी टाइम लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जल्दी भेज दूंगा, ओके सर। मतलब बाय नाइट भेज दूंगा आपको, ठीक है। यस सर। ओके, हम इसी पेज पे लिख लेते हैं, आप उसके आगे लिख लीजिएगा। कुछ चीजें और हैं जो एंडोस्पर्म से रिलेटेड है, सीधे सीधे क्वेश्चंस का आंसर्स की बात करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ डिटेल नहीं पढ़नी, बस केवल आपको ध्यान में रखना है कि इसका एग्जाम्पल ये, जैसे आपकी बुक में एक वर्ड दिया है डबल एंडोस्पर्म। अब डबल एंडोस्पर्म का मतलब क्या होता है? डबल एंडोस्पर्म का मतलब होता है कि एंडोस्पर्म दो स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी। एक ही प्लांट के अंदर लिक्विड एंडोस्पर्म भी है, सॉलिड एंडोस्पर्म भी, और वो एग्जाम्पल आ जाएगा कोकोनट। डबल एंडोस्पर्म, डबल एंडोस्पर्म का मतलब है इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। एग्जाम्पल में कोकोनट, कोकोनट में जो नारियल पानी जो है वो लिक्विड एंडोस्पर्म है, और फिर जो व्हाइट वाला क्रीमी पोर्शन नारियल का होता है वो सॉलिड स्टेट में एंडोस्पर्म है। कोकोनट में सारी पॉसिबिलिटी है, जैसे आपने भी डेवलपमेंट पढ़ा है ना, कोकोनट एग्जाम्पल किसमें था? ये वाला, फर्स्ट वाला। तो कोकोनट में जब आप बिल्कुल किसी नारियल पानी वाली दुकान पे जाइए और उससे बोलिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ नारियल का पानी चाहिए, है ना, मुझे बिना क्रीम का चाहिए, तो वो आपको जब नारियल देगा तो उस टाइम पे आपको नारियल पानी ऐसा दिखाई देगा। अगर आप नारियल पानी की एक ड्रॉप को लेके और स्लाइड पे रख के उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई देंगे और कुछ नहीं। देयर इज नो सेल वॉल फॉर्मेशन, ओनली न्यूक्लियाई इन लिक्विड स्टेट, पानी में न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, ऐसे ये वाली स्टेट है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि नारियल पानी की शॉप पे आप ये कहिए कि मुझे पानी भी चाहिए क्रीम भी चाहिए, तो ये वाली स्टेट होगी कि कुछ, अब ये न्यूक्लियाई थे, धीरे धीरे पानी सूखेगा और जो न्यूक्लियाई है वो पेरिफेरी पे सेल वॉल की फॉर्म, सेल्स की फॉर्म में आ जाएंगे, तो ये दोनों स्टेट में हो गया। ये सॉलिड स्टेट में भी हो गया और ये लिक्विड में भी हो गया। आज ही मैंने नवरात्र पूरे किए, नारियल को तोड़ा तो उसमें सफेद वाला नारियल का पोर्शन भी निकला, दैट इज इन सॉलिड स्टेट, और थोड़ा सा नारियल पानी भी निकला, दैट इज इन लिक्विड स्टेट। तो इस स्टेट पे आप देखोगे तो ये क्या बन गया? ये डबल एंडोस्पर्म हो गया। यहाँ सॉलिड भी है और लिक्विड पोर्शन भी है। होता ही है, नारियल को तोड़ो तो नारियल पानी पी लोगे, उसके बाद उसको बोलो कि आधा आधा कर दो, वो आपको क्रीम भी निकाल के दे दे। तो लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में मिल गया। और फिर जो सूखा हुआ नारियल होता है, मावा वाला, जो ड्राई फ्रूट वाला नारियल होता है, वो प्रॉपर ऐसा है, सारा पानी खत्म हो गया और सारे न्यूक्लियाई सेल वॉल की फॉर्म में यहाँ डिपॉजिट हो। तो कोकोनट को आप किसी भी स्टेज में देखो, आपको हर स्टेज यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी। डेवलपमेंट न्यूक्लियर ही कहलाएगा, हालांकि कोकोनट फाइनल स्टेज में सेल वाली स्टेज में ही पहुंच जाएगा, फाइनल स्टेज में न्यूक्लियाई नहीं है, फाइनली तो सेल ही बननी है, चाहे जहां से आप ले जाओ। शुरुआत कैसे हुई इस बेस पे ये अलग अलग। ठीक, सो कोकोनट किसका एग्जाम्पल हो गया? कोकोनट लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल एंडोस्पर्म। एक तो ये सीधे सीधे एनसीईआरटी में है, नीट का क्वेश्चन है, इजी है, याद कर लीजिए। अनदर टर्म क्या हो सकता है? कई बार एंडोस्पर्म इतना हार्ड होता है कि जैसे पत्थर होता है, स्टोन लाइक, सो दैट इज कॉल्ड स्टोनी, स्टोन के जैसा, या हार्ड एंडोस्पर्म कहलाता है। इतना कि अगर आप तोड़ना चाहो तो हथौड़ा लेके तोड़ना पड़ेगा। तो हार्ड या स्टोनी एंडोस्पर्म, जैसे एग्जांपल में बीटल नट, जो पान वाली सुपारी होती है, जो पान की सुपारी है उसे सरौते से काटते हैं, आप उसको हथौड़ा रख के भी तोड़ोगे तो मुश्किल से टूटेगी, है ना। और सुपारी में जो पोर्शन हम खाते हैं वो है क्या? वो एंडोस्पर्म है, सुपारी है। या खजूर का जो सीड के अंदर निकलेगा, खजूर में जो सॉफ्ट पोर्शन है वो तो आप खा ही लेते हो, खजूर के अंदर जो सीड निकलेगा वो डेट पाम का जो एंडोस्पर्म है, दैट इज ऑल्सो वेरी हार्ड।
सो ये हार्ड या स्टोनी एंडोस्पर्म क्या? ठीक है, तो एक ये वर्ड पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हार्ड या स्टोनी एंडोस्पर्म। सीधे सीधे आपसे इसके मीनिंग से आप समझ ही जाओगे, एग्जाम्पल आपको याद करना। अनदर केस इज रूमिनेट। वैसे तो रूमिनेंट का मतलब खंडहर होता है, टूटा फूटा। सो रूमिनेंट एंडोस्पर्म, रूमिनेंट या रूमिनेट लिखा होगा। सो रूमिनेंट एंडोस्पर्म का मतलब क्या है? ऐसा एंडोस्पर्म जो खंडहर के जैसा है, टूटा फूटा सा है, इररेगुलर टाइप का है। तो दिस इज इररेगुलर, या आप कह सकते हो अनइवननेस इन इट्स सरफेस। जो एंडोस्पर्म की सरफेस है वो इररेगुलर है, अनइवननेस है। किसी ने जायफल देखा है? जानते हैं जायफल? नहीं, जायफल जावित्री कोई नहीं जानता। जायफल को हम नटमग कहते हैं। दिस इज जायफल। इसको देखो, या सुपारी को भी, यहाँ पे भी एग्जाम्पल आप बीटल नट लिख सकते हो। सुपारी तो देखिए ना, खुरदुरी सी होती है, ऊपर से छुओगे तो अनइवननेस होती है, स्मूथ नहीं होती। तो बीटल नट के केस में रूमिनेंट एंडोस्पर्म। तो तीन चीजें ये हो गई, डबल एंडोस्पर्म, हार्ड या स्टोनी एंडोस्पर्म एंड रूमिनेंट एंडोस्पर्म। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। हटा दो प्लीज। सर वो नटमग ब्रैकेट में क्या लिखा है? जायफल लिख दिया मैंने, JAIPHAL। आप हिंदी में लिख दीजिए जायफल। सर हटा दीजिए। ऐसे ही हो गए। नेक्स्ट क्या से रिलेटेड? ओके, हमने ट्रिपल फ्यूजन पढ़ा। ट्रिपल फ्यूजन की वजह से एंडोस्पर्म बन गया। कुछ ऐसे भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनमें ट्रिपल फ्यूजन तो होता है, बट डेवलपमेंट के हिसाब से एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है ना। जरूरी तो नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना तो बेबी बन ही जाएगा, है ना। डेवलपमेंट ये तो ठीक है कि ठीक है, जाइगोट है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो बेबी बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैंडेटरी तो नहीं है। कोई भी एबनॉर्मलिटी हो सकती है, कोई भी एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। ऐसे यहाँ भी है, देयर आर फ्यू प्लांट्स जिनमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है, शुरू से नहीं बनता। फर्टिलाइजेशन होगा लेकिन एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता, इट्स अ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। तो उन प्लांट्स में सीड प्रॉपर नहीं बनेगा, क्योंकि सीड बनता है एम्ब्रियो से, और एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए जो एंडोस्पर्म देगा। अब क्योंकि न्यूट्रिटिव टिश्यू नहीं बना, जैसे मान लीजिए आप ऐसे इमेजिन करिए कि एक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है लेकिन वो मदर से न्यूट्रिशन ले रहा है वाया प्लेसेंटा। अगर किसी मदर में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ही प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं, तो बेबी अब नॉर्मल हो जाएगा। सो इन दैट केस यहाँ भी ये कि सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाता, सीड्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें एंडोस्पर्म शुरू से नहीं बना। तो ऐसे कौन से प्लांट है जिनमें एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता ही नहीं है? नेक्स्ट पॉइंट को लिख लीजिए, प्लांट्स या एग्जाम्पल इन विच एंडोस्पर्म इज नॉट फॉर्म। कौन कौन से हैं इनमें? एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल में एक तो आएगा ऑर्किड्स, हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। ऑर्किड्स में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट नहीं होता। और एक सिंघाड़ा, ट्रापा। ट्रापा इज वाटर चेस्टनट। सिंघाड़ा में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता, और ऑर्किड्स में भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, तो ये सीधे सीधे याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट हैव एंडोस्पर्म। ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो सीधे आंसर याद रखना है, ऑर्किड्स एंड ट्रापा।
इनमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता। सर हाँ बोलो। सर तो फिर रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे जब इनके यंग वन ये भी नहीं? वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए ऑर्किड को सीड से नहीं लगाते, ऑर्किड्स को आप वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करते हो। सिंगाड़े को भी वेजिटेटिवली प्रोपोगेट किया जाता है। अगर सिंगाड़े के सीड से सोचोगे प्लांट बन जाए तो नहीं बनेगा। तो फिर में तो वेरिएशन आएंगे? नहीं आएंगे, क्या कर सकते हैं जब कोई चांसेस ही नहीं है। या वेरिएशन चाहिए तो हम आगे पढ़ेंगे, हम टिश्यू कल्चर से कर सकते हैं ये काम, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो होगा। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो मान लीजिए हमने क्या किया, टिश्यू कल्चर में वो फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट निकाल लिया और फिर टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई कर लिया, तो फर्टिलाइजेशन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो गया एंड नंबर ऑफ प्लांट्स भी बन गए, जो हम ऑर्किड के केस में करते भी हैं। ऑर्किड में वेरिएशन लाने के लिए यही किया जाता है कि ऑर्किड्स के एम्ब्रियो को अर्ली स्टेजेस में काट के निकाल लेते हैं बाहर और फिर उसको वेजिटेटिवली माइक्रो प्रोपगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लाई। इसीलिए तो मैंने बोला कि हम आगे पढ़ेंगे इसके। ऑर्किड वाला एग्जाम्पल आप आगे भी पढ़ो। यस सर। है ना? ऑर्किड थोड़ा महंगा है तो वहां पे वो कॉस्ट निकल आती है, और ट्रापा में वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो ही जाता है, इसलिए हम ऑर्किड को आगे मल्टीप्लीकेशन में पढ़ेंगे। बाया टिश्यू कल्चर आप मल्टीप्लाई कर सकते। दो टर्म पूछे जाते हैं, जीनिया और मेटाजीनिया। केवल इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको समझना है, इनकी डिटेल नहीं पढ़नी। जीनिया क्या है, XENIA, और ऐसे ही एक वर्ड आएगा मेटाजीनिया। पहले जीनिया की बात करें। जीनिया कहलाता है इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। जैसे ये फिगर मैंने आपको बना के दिखाया, यहाँ पे मान लीजिए एंडोस्पर्म बनेगा ही बनेगा। क्यों यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा? क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ। ट्रिपल फ्यूजन के लिए यहाँ पे N मेल गैमीट है और N+N पोलर न्यूक्लियाई है। ये फ्यूज करेंगे तो 3N और यहाँ से एंडोस्पर्म। और ये N क्या है? ये N मेल गैमीट है जो पॉलन के अंदर था। तो क्या ऐसा होता है कि अगर अलग अलग पॉलन आ जाएं, अलग अलग पॉलन के क्रोमोसोम्स हों, उसकी वजह से अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म बन जाएं? पॉलन के डिफरेंस से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट डिफर कर जाए। अगर पॉलन की वजह से एंडोस्पर्म में कोई चेंजेस आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जीनिया बोलते हैं। सो जीनिया क्या कहलाएगा? इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। अलग अलग पॉलन की वजह से अलग अलग टाइप का एंडोस्पर्म हो जाता है। एग्जाम्पल में मेज याद कर लीजिए। मेज में एंडोस्पर्म अलग अलग होते हैं। जैसे एक स्वीट कॉर्न वाला मेज आता है ना, स्वीट कॉर्न ही बोलते हैं बेसिकली। वो मीठा लगेगा आपको, इसीलिए स्वीट कॉर्न बोला गया है, तो मेज ही वो। और एक वो मेज आता है जिससे मक्के का आटा बनता है, वो मीठा नहीं होता है ना। भुट्टे दो तरीके के आते हैं, कहते हैं ना कि कुछ एक ऐसे भुट्टे होते हैं जो खाने में मीठे लगते हैं। एक स्वीट कॉर्न बिल्कुल अलग से आते हैं, जो आपको स्वीट कॉर्न की फॉर्म में पैकेट मिलता है, आप उसको थोड़ा सा स्टीम करके यूज करते हैं। और एक बहुत हार्ड डार्क येलो कलर का मक्का आता है जो आटे में पीस दिया जाता है, जिससे मक्के का आटा बनता है। तो मेज तो एक ही है, लेकिन किसी में स्टार्च है, किसी में सेल्यूलोज है, किसी में स्टार्च कम है, किसी में शुगर है, दैट्स वाई वो स्वीट कॉर्न हो गया। तो अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म क्यों बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के पॉलन की वजह से ये हो रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है? जीनिया। है डेवलपमेंट नहीं पढ़ना कि कौन से पॉलन से क्या बनेगा। इससे पहले कि आप ये पूछे कि सर किस पॉलन से क्या बनेगा, वो हमें नहीं पढ़ना। बट अलग अलग पॉलन से अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म बनते हैं, उसको बोलते हैं जीनिया। अब बोलो। अलग अलग टाइप के पोलन से फिर पोलन ट्यूब फॉर्म हो जाएगी एक पर्टिकुलर प्लांट में? अलग अलग टाइप के पॉलन का मतलब है पॉलन तो मेज का ही होगा, लेकिन उसके जीन्स अलग अलग होंगे। अलग अलग टाइप का मतलब ये नहीं कि मेज पे कोई और पॉलन लैंड करो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो स्पीशीज वही रहेगी, केवल उसकी वैरायटी चेंज होगी, उसके जीन्स चेंज होंगे, उनके जीनोटाइप चेंज होंगे, बस। ओके सर। इसी से मिलता जुलता ये दूसरा टर्म है मेटाजीनिया। एक जीनिया होता है, एक मेटाजीनिया होता है। एग्जाम में केवल जीनिया ही पूछा गया है, बस मेटाजीनिया क्योंकि इसके कंट्रास्ट का है, इसीलिए आप पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए पॉलन का ही इफेक्ट हो लेकिन एंडोस्पर्म पे ना हो,
एंडोस्पर्म पे नहीं होगा तो किस पे होगा? एंडोस्पर्म तो यहाँ बन रहा है और यहाँ एम्ब्रियो बन रहा है, एंटीपोडल और सिनर्जिड तो डीजनरेट कर गई। अब बाहर क्या है? बाहर है न्यूसिलस, उसके बाहर है दो इंटेगुमेंट, यहाँ है चलाजा और यहाँ है फ्यूनिकल। क्या इन टिश्यू पे कोई फर्क पड़ सकता है? रेयर केस में इन पे भी पड़ता है, सोमैटिक टिश्यू पे भी पड़ता है, तो उसको बोल देते हैं मेटाजीनिया। इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन somatic tissues lying outside endosperm, एंडोस्पर्म के बाहर के जो टिश्यू है। एंडोस्पर्म के बाहर अगर हम बात करेंगे तो चलाजा, न्यूसिलस, इंटेगुमेंट, फ्यूनिकल, ये सब आएंगे। इन पे भी फर्क पड़ता है पॉलन का। एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल चीज नहीं है, एबनॉर्मल है, क्योंकि पॉलन का इफेक्ट केवल एंडोस्पर्म पे पड़ना चाहिए, लेकिन पॉलन का इफेक्ट अगर बाहर की चीजों पे भी पड़ता है तो उसको मेटाजीनिया। इसका एग्जाम्पल डेट पाम है, बस याद करना है आपको, क्योंकि जीनिया तो फिर भी एग्जाम में पूछा गया, मेटाजीनिया तो उसके कंट्रास्ट में वर्ड यूज हो रहा है। ऑप्शन में जीनिया भी दिया था, मेटाजीनिया भी दिया था, तो अगर आपको जीनिया याद करना है तो मेटाजीनिया क्या होता है कम से कम इतना जरूर पढ़ लीजिए। ये बात हो गई, तो ये एंडोस्पर्म से रिलेटेड हो गए। एक चीज लास्ट जो एंडोस्पर्म से रिलेटेड है, मैंने आपको मार्फो में भी कराई थी, कि जब सीड बन जाता है, मैच्योर जब सीड बन जाएगा, तो मैच्योर सीड के अंदर एम्ब्रियो बन गया, कॉटिलेडन बन गए, आपने पढ़ा था, सीड का टेस्टा बन गया, आपको ग्राम सीड का स्ट्रक्चर भी पढ़ाया था, और मेज के सीड का भी स्ट्रक्चर पढ़ाया। तो मैच्योरिटी पे जब सीड बन जाएगा तो क्या एंडोस्पर्म बचा रहा? आपने पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, एंडोस्पर्मस सीड और नॉन एंडोस्पर्मस सीड, है ना, याद है? मॉर्फोलॉजी में ग्राम सीड के लिए आपने लिखा था कि वो नॉन एंडोस्पर्मस है, और मेज के लिए आपने लिखा था कि वो एंडोस्पर्मस है। ऐसा नहीं है कि ग्राम सीड में एंडोस्पर्म नहीं बना, जितना भी बना था वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेवलपमेंट कंज्यूम हो गया, तो मैच्योरिटी पे नहीं बचा, नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए सीड कैसा हो गया? नॉन एंडोस्पर्मस। और अगर कंज्यूम होने के बाद बचा रह गया तो मैच्योरिटी पे दिखाई भी देगा, तो ऐसा क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मस कहलाएगा। तो ये लास्ट है जो आप 11th में भी पढ़ चुके हो, आप आपकी बुक में इस चैप्टर में यहाँ भी दिया हुआ, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस of endosperm at maturity in seed। ये याद रखिएगा कि हम मैच्योरिटी पे बात कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे कि शुरू से नहीं बना। शुरू से नहीं बना तो यही एग्जाम्पल आएंगे। बना था, कंज्यूम हो गया, तो मैच्योरिटी पे नहीं दिखाई देगा। बना था, बच गया, तो मैच्योरिटी पे दिखाई देगा, है ना? तो मैच्योरिटी पे बात कर रहे हैं। तो सीड दो टाइप के होते हैं, ये आपने पढ़े। एक कहलाते हैं एंडोस्पर्मस, एंडोस्पर्मस, या उनको नाम दिया था एल्बुमिनस। एंडोस्पर्म को एल्बुमिन भी कहते हैं। सीड्स, इनमें क्या होगा? दे हैव एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी, दे हैव एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी। एग्जाम्पल, मेज, मॉर्फोलॉजी में डायग्राम बना था, कैस्टर एक्स्ट्रा है, याद करिएगा। और फैमिली वाइज आपने लिखा था, सोलिनेसी फैमिली में एंडोस्पर्मस सीड है ना, लिलिएसी फैमिली में एंडोस्पर्मस सीड है। मॉर्फोलॉजी से ये एग्जाम्पल लिए हैं, वही लिए हैं जो आपने मॉर्फो में ऑलरेडी पढ़े हुए। दूसरी कैटेगरी क्या है? दूसरी कैटेगरी है नॉन एंडोस्पर्मस। या इसको बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड्स। They do not have
एंडोस्पर्म एट मैच्योरिटी इन सीड। इसमें एग्जांपल आपने क्या पढ़ा था? ग्राम सीड पढ़ा। ग्राम सीड की फैमिली क्या थी? फैबेसी। फैबेसी फैमिली में भी लिखा हुआ है कि सीड्स कैसे हैं? नॉन एंडोस्पर्म्स। और यहाँ ये समझा, हाँ बोलो। सर जो हम ग्राम ग्राम से अलग अलग वो हम उनको पीस के खाते हैं, तो सर वो चीज़ क्या होती है? ग्राम सीड में, ये सर जो हम खाते हैं। ग्राम सीड में तो आप कॉटिलेडन खा रहे हो, और जो नुकीला सा पार्ट होता है वो एम्ब्रियो है। और अगर भुना हुआ चना है तो आप ऊपर का सीड कोट भी खा लेते हो, जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है। सर तो उसके सीड कोट में ये एंडोस्पर्म नहीं होता, तो हम नहीं, मतलब तो एंडोस्पर्म हम नहीं होता खाते ग्राम क्या सीड। हैं? ग्राम सीड में आप एंडोस्पर्म नहीं खाते, होता ही नहीं है तो खाओगे कैसे? मैच्योरिटी पे नहीं है, शुरू में था, बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट वो जितना बना था उतना सारा खर्च हो गया। क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है तो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो एंडोस्पर्म जो बना था वो सारा कंज्यूम हो गया, तो मैच्योरिटी पे नहीं दिखाई दिया, तो इसलिए वो नॉन एंडोस्पर्मस हो गए। और अगर बना था, यूज भी हो गया, बट ज्यादा बन गया, बचा रह गया, तो मैच्योरिटी पे दिखाई देगा। तो उस केस में आपने ये एग्जाम्पल पढ़े। सर और तो आपको लगना चाहिए कि ऐसे में मिलता क्या है? क्या चीज? उसको खाने से मिलता क्या है सर? उसमें तो फूड है, ऑयल होगा, स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा, वो तो आपकी बॉडी में एज ए सबस्ट्रेट यूज होने वाला है। जैसे लोग कहते हैं कि भाई प्रोटीन खानी है, प्रोटीन का सोर्स दालें हो गई, लेकिन दालों में जो प्रोटीन है वो कौन सी सेल्स में है? तो वो कॉटिलेडन में है, एंडोस्पर्म में नहीं है। और अगर आप ये कहें कि मुझे गेहूं से प्रोटीन मिल रही है, मुझे ज्वार बाजरा से प्रोटीन मिल रही है, तो वहां पे वो प्रोटीन किससे मिल रही है? तो वहां पे वो प्रोटीन आपके एंडोस्पर्म से मिल रही है, कॉटिलेडन से नहीं मिल रही। क्योंकि मोनोकॉट में जो कॉटिलेडन होता है वो तो छोटा सा होता है, जो आपने पढ़ा ही था, इसको टैलम कहते हैं, सील्ड शेप नीचे जो मेज में बना रखा है। आप कहें कि पहचानेंगे कैसे? पहचानने का तरीका ये होता है कि आपको सेल को उसके क्रोमोसोम से पहचानना होगा कि वो 3n है तो एंडोस्पर्म होगा, या फिर वो कॉटिलेडन है, क्या है ना। ये चीज आपको फिर अलग तरीका है उसको पढ़ने का। हमें तो सिर्फ ये पता है कि हम जो खा रहे हैं वो एंडोस्पर्म है या नहीं है, ऐसे। सर। हाँ बोलो बेटा। सर जीनिया मेटाजीनी एक बार दोबारा से बता दीजिए सर। जीनिया मेटाजीनिया बेटा मैंने आपको इस फिगर से समझाया था, ये पुराना फिगर था। पॉलन, मान लीजिए ये मेज का ही है, जैसे मेज एग्जाम्पल लिया, तो मेज में एंडोस्पर्म कैसा बनेगा? मेज में स्टार्ची एंड स्टार्च का भी एंडोस्पर्म होता है, मेज में शुगर का भी एंडोस्पर्म होता है, जो स्वीट कॉर्न आप खाते हो, है? और जो स्टार्ची है वो भुट्टा है। और मेज में कुछ जो एंडोस्पर्म है वो और भी डिफरेंट सेल्यूलोज या हेमी सेल्यूलोज का भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर, कलर वाइज भी आपने देखा होगा, मेज में डार्क येलो कलर के भी सीड्स होते हैं, कुछ व्हाइट कलर के भी सीड्स होते हैं, कई बार रेड कलर के भी सीड्स आते हैं। तो कलर के हिसाब से भी अलग है, केमिस्ट्री के हिसाब से भी अलग है, सारा ही एंडोस्पर्म। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एंडोस्पर्म किस वजह से बना? तो एक्चुअली सेंट्रल सेल तो सब में कॉमन ही है, पोलर न्यूक्लियाई तो सब में यही होंगे। फर्क किस चीज का आएगा? केवल पॉलन का, कि ये किस मेज का है। पॉलन मेज का ही होगा, बट मेज की कौन सी वैरायटी का पॉलन है, इसका जीनोटाइप क्या है, इसके जीन्स कौन से। क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो बेसिकली जीन्स पे तो डिपेंड करती है, तो जैसा जीनोटाइप होगा वैसा उसका स्ट्रक्चर यानी फिनोटाइप होता है। तो अलग अलग पॉलन का इफेक्ट का रिजल्ट ये होगा कि अलग अलग टाइप के एंडोस्पर्म बन जाएंगे। सो दैट इज कॉल्ड जीनिया। पॉलन का इफेक्ट एंडोस्पर्म के बनने पे। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो सैक के अंदर है। अगर हम एम्ब्रियो सैक के बाहर वाली बात करें कि एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या है, एम्ब्रियो सैक के बाहर यहाँ पे न्यूसेलस होता है, उसके बाहर आपने यहाँ पे इंटेगुमेंट्स बनाई है, इधर आपने चलाजा बनाया है, यहाँ पे आपने फ्यूनिकल बनाई है, बॉडी ऑफ द ओव्यूल। अगर इन सारी चीजों पे, ये सारे सोमैटिक टिश्यू हैं, इनका रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है, रिप्रोडक्शन के लिए तो केवल ये फीमेल गैमेटोफाइट अंदर वाला है। लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? पॉलन का इफेक्ट ऑन द टिश्यू लाइंग आउटसाइड एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म के बाहर जो टिश्यू होते हैं वो कौन से हैं? सोमैटिक टिश्यूज हैं, गैमेटिक टिश्यू नहीं है। तो सोमैटिक टिश्यू पे अगर पॉलन का इफेक्ट आता है तो मेटाजीनिया,
और अगर आप कह सकते हैं कि गैमेटिक टिश्यू पे यानी कि एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट पे इफेक्ट आता है तो जीनी, दोनों आते हैं। ठीक है, सिर्फ सर डेफिनेशन याद रखनी है। बोलो। सर सर इस जो डायग्राम था उसमें कॉटिलेडन कहाँ पे है? किसमें कॉटिलेडन? मेज वाले डायग्राम में? यस सर, मतलब कॉटिलेडन होता कहाँ पे है? मेज का डायग्राम जो आपने बनाया 11th में वो कैसे बना हुआ है? ये मेज का सीड है, आप 11th के एनसीईआरटी में देखना। ये एलेरॉन लेयर हो गई पूरी, ऐसे करके बनी हुई है ना? ये स्टार्ची एंडोस्पर्म है और ये कॉटिलेडन है। एक यहाँ पे एम्ब्रियो बनाया था, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ऐसे ये एम्ब्रियो बना हुआ है। ये जो बाहर लेयर थी वो एलेरॉन लेयर थी। आप 11th के नोट्स देखो ना, मार्फो तो मैंने ही पढ़ाया था। और अगर ग्राम सीड का है तो खोल के ऐसे बनाया था आपने। ग्राम सीड में ये दो कॉटिलेडन है, यहाँ एंडोस्पर्म नहीं था। और ये एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये एम्ब्रियो हो गया ऐसे। तो डाइकॉट मोनोकॉट के दोनों स्ट्रक्चर आपने बनाए थे। बस वहां आपको ये समझाया था मैंने कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे डाइकॉट में एग्जाम्पल दिया है ग्राम, और ग्राम में एंडोस्पर्म होता नहीं। मोनोकॉट के एग्जाम्पल में दिया है मेज, और मेज में एंडोस्पर्म होता है। तो वहां पे भी आपको इस चीज से मैंने फोकस किया था कि ये हमेशा मत मान लीजिएगा कि डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मस होगा और मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्मस होगा। ये तो इत्तेफाक है कि जो एग्जाम्पल कंसिडर किया गया डाइकॉट का, दैट इज ग्राम, उसमें एंडोस्पर्म नहीं है। और जो एग्जाम्पल मोनोकॉट का लिया गया, दैट इज मेज, उसमें एंडोस्पर्म है। इट इज नॉट ऑलवेज कि डाइकॉट का है तो एंडोस्पर्मस नहीं होगा और मोनोकॉट का है तो एंडोस्पर्मस ही होगा, है ना? ये कंफ्यूजन नहीं करना है। इसीलिए मैंने आपको वहां भी एग्जाम्पल दिखाया था कि सोलेनेसी फैमिली डाइकॉट की है और उसमें एंडोस्पर्म है। कैस्टर डाइकॉट का है, उसमें एंडोस्पर्म है। मेज और लिलिएसी मोनोकॉट के हैं, उसमें भी एंडोस्पर्म है। तो एंडोस्पर्म मोनोकॉट में भी हो सकता है, डाइकॉट में भी हो सकता है। और नहीं होने के एग्जाम्पल में फिलहाल आपकी बुक में डाइकॉट के ही एग्जाम्पल दिए, दैट इज फैमिली फैबेसी। तो ऐसे मत याद रखिएगा कि डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मस और मोनोकॉट है तो एंडोस्पर्मस। जो है, जो एग्जाम्पल्स गिवन है वही एग्जाम्पल्स याद। ठीक है, यस सर। तो ये हमारा एंडोस्पर्म हो गया। अब वो 5 मिनट्स बचे हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एम्ब्रियो। जैसे हमने यहाँ पे भी डायग्राम को हटा दिए, जैसे अभी हमने एंडोस्पर्म बनाया था, ये यहाँ पे तो जो भी चल रहा है वो एंडोस्पर्म है। जैसे यहाँ पे ये जाइगोट है ना, ये जाइगोट जब डेवलप हो जाएगा तो यहीं पे आपको एम्ब्रियो नजर आ जाएगा। टाइम के साथ साथ एम्ब्रियो भी तो बन रहा है। एम्ब्रियो हमेशा यही रहेगा, माइक्रोपाइलर एम्ब्रियो। और ये जाइगोट था शुरू में, तो ये एम्ब्रियो मैच्योरिटी पे हमेशा रहेगा। तो अब हमें ये देखना है कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा। उसमें भी आपकी बुक में स्टेजेस दी हुई हैं, उनका सिर्फ आपको सीरीज याद रखना है कि डाइकॉट एम्ब्रियोजेनी कैसी होती है, मोनोकॉट एम्ब्रियोजेनी कैसी होती है। जितना दिया है बुक में मैं उतना ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें बाहर का कुछ पूछा नहीं जाता। तो सर एग्जैक्टली जो हमारा सिलेबस है हम वही पढ़ लेंगे। सर हाँ बोलो। सर ये मेटाजीनिया में पोलन का इफेक्ट सोमैटिक टिश्यू पे पड़ता है, तो वो हाँ, कैसे होता है? मतलब वो तो डिजनरेट हो जाता है ना फर्टिलाइजेशन के टाइम नहीं, पे। अभी आप अगली क्लास में कुछ पढ़ोगे कि कई बार ऐसा होता है कि न्यूसिलस बचा रह जाता है और उस पर फर्क पड़ जाएगा, न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक से बाहर का टिश्यू हो गया। ऐसे ही चलाजा भी कुछ केसेस में बचा रह जाता है। इंटेगुमेंट तो बचती ही है, क्योंकि इंटेगुमेंट से ही आगे जाके सीड का टेस्टा बनेगा, सीड कोट बनेगा। तो ऐसा नहीं होता कि सारे टिश्यू डिजनरेट हो जाते हैं। टाइम के हिसाब से अलग अलग प्लांट में अलग अलग चीजें रह जाती हैं। तो जिन भी प्लांट्स में रह जाती हैं उनमें चेंजेस आ जाएंगे, उसी हिसाब से वो मेटाजीनिया। ओके सर। सर वो नॉन एंडोस्पर्मस में मैच्योरिटी के बाद कोई न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता है? मैच्योरिटी के बाद क्यों चाहिए आपको? एंडोस्पर्म तो यूज हो गया और एम्ब्रियो बन गया, अब क्यों न्यूट्रिशन चाहिए? अब जो न्यूट्रिशन चाहिए वो तो तब चाहिए होगा जब सीड को जर्मिनेट करोगे और सीड जर्मिनेट करके स्प्राउटिंग में जाएगा, और तो फिर तब सर जो तब न्यूट्रिशन मिलेगा तो फिर कॉटिलेडन दे देगा। कॉटिलेडन में भी तो रिजर्व फूड मटेरियल ही तो है। सर एंडोस्पर्मस में कोटिलेडन और एंडोस्पर्म दोनों होंगे? दोनों दे देंगे, हाँ। ओके।
ओके। मोनोकॉट में अगर आप ध्यान से देखो तो मोनोकॉट में क्योंकि कॉटिलिडन एक है तो इसलिए न्यूट्रिशन एडिशनली दे दिया गया एंडोस्पर्म को बचा के। डाइकॉट में एंडोस्पर्म को खत्म कर दिया गया बिकॉज दो कॉटिलिडन तो है ही और यूजुअली कॉटिलिडन के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर होता ही है, तो वहां पे शायद एंडोस्पर्म कम बनाया गया, उतना बनाया गया जितना जरूरी था और काम चला दिया गया। ये तो डेवलपमेंट की चीजें हैं। जब एवोल्यूशन होता है तो करेक्टर नेचर ने क्या सपोर्ट किया, किस चीज का नेचुरल सिलेक्शन हुआ, कौन सा करेक्टर स्टोर किया गया, कौन सा हटा दिया गया, तो ये तो डेवलपमेंट अलग अलग प्लांट में अलग अलग केस। ठीक है, चलो यस सर। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मैं एम्ब्रियो पढ़ना है, बाकी की चीजें पढ़नी है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मामला स्टार्ट। सर नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ हाँ डेफिनेटली, मैं रात तक भेजूंगा, कितनी देर में भेजूंगा ये नहीं कह सकता बट ओके सर। हाँ बोलो, और किसी को कुछ पूछ। सर मेज का फ्रूट कौन सा होता है? मेज का फ्रूट आपके सिलेबस में तो नहीं है बट आप जब पूछ रहे हो तो उसमें कैरियोप्सिस एक फ्रूट का टाइप होता है, वो है ना। कैरियोप्सिस इज ए टाइप ऑफ फ्रूट। फ्रूट के बहुत सारे टाइप होते हैं, फ्रूट चैप्टर में मैंने ही पढ़ाया था लेकिन फ्रूट के टाइप्स आपके सिलेबस में नहीं थे, हमने पढ़े भी नहीं, बट आप पूछ सर रहे हैं जो तो। भुट्टा होता है वो क्या होता है? क्या चीज? सर वो जो भुट्टा होता है वो क्या होता है? भुट्टा तो एक्चुअली क्या है कि पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस के जैसा है, जिसमें हर एक फ्लावर से एक फ्रूट बन गया। जो भुट्टे में एक सीड है वो एक फ्रूट के बराबर है। तो आप मान लीजिए कि भुट्टा अगर है तो बहुत सारे फ्रूट्स एक साथ लगे हुए हैं, वो आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया। भुट्टे में जितने मक्के के दाने हैं वो एक मक्का का दाना एक फ्रूट के बराबर है। तो सर फिर Population। उसके अंदर सीड निकलेगा? हाँ, मक्के में क्या होता है या कैरियोप्सिस की खास बात यही होती है कि फ्रूट की वॉल और सीड की वॉल फ्यूज हो जाती है, तो आप फ्रूट और सीड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। मतलब मक्के का दाना फ्रूट भी है और सीड भी है, गेहूं का दाना फ्रूट भी है और सीड भी है, लेकिन मटर की फली फ्रूट है और मटर का दाना सीड है। तो मटर में आपको मटर की फली और मटर के सीड अलग दिखाई देते हैं, लेकिन यस सर। भुट्टे में या मक्के में या गेहूं में या चावल में, ज्वार बाजरा रागी, इन सब में जो सीड है वही फ्रूट है। ऐसे सनफ्लावर का भी होता है, सनफ्लावर में भी जो सीड है वही फ्रूट है, क्योंकि वहां भी सीड की वॉल और फ्रूट की वॉल फ्यूज कर जाती है। सर फिर इन सब में तो बेसल प्लेसेंटेशन ही होती होगी सर? हाँ, बेसल ही पढ़ाई भी है मैंने आपको, आप देखना 11th में बेसल प्रेजेंटेशन में यही एग्जाम्पल लिखे हैं। आपने सनफ्लावर भी लिखा है और आपने बीट या मेज भी लिखा हुआ है। ओके सर। ये केस बेसल प्रेजेंटेशन का ही है, क्योंकि वहीं पे ऐसा होता है कि एक ओव्यूल होता है एक ओवरी के साथ, तो यानी कि फ्रूट और सीड की वॉल अगर फ्यूज कर गई तो स्ट्रक्चर एक ही बनेगा। अब उसमें सनफ्लावर भी हो सकता है, लेकिन सनफ्लावर बाइकार्पेलरली से बनता है तो उस फ्रूट का नाम अलग है, उसे सिप्सेला कहते हैं। और जो मोनोकार्पेलरली से बनता है वो कैरियोप्सिस कहलाता है। तो मेज या बीट कैरियोप्सिस है और सनफ्लावर सिप्सेला है, लेकिन दोनों का करेक्टर एक ही है, फ्रूट वॉल फ्यूजेस विद सीड कोट। ओके सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।